तभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? नहीं ठीक ठाक हो? सर ठीक ठाक। सर ये 1 जुलाई और 2 जुलाई की जो लेक्चर्स हैं ये अलाउड हैं या फर्स्ट का तो अलाउड है, अलाउड? सेकंड का नहीं था अभी, फर्स्ट तक अलाउड था। फर्स्ट तक वीकेंड को सेकंड अलाउड वाला हो शायद जाएंगे आज सर? आ गया हो हैं। तो मैं संडे को टेक्स्ट कर दूं सर, ये वीकेंड पे अलाउड हो जाएगा सर? हाँ दोबारा हो जाएगा, दोबारा मुझे याद करा देना जिस टाइम चाहिए हो तो मैं दोबारा अलाउ करवा दूँ। 1 सेकंड। अच्छा सर, मुझे इसका सिस्टम का नहीं पता, ये किस तरह से मैं लेक्चर को एक्सेस करूँगा? स्कैन के पोर्टल पे लेक्चर को जाके असेस करनी है। जी हाँ जो स्कैन की लेक्चर्स वेबसाइट पे एक मिनट में बता देता हूँ। मैं ये जो है ठहरो मैं इधर से शो करवा देता हूँ। ठीक है, ये जो है ठीक है, उसका तरीका ये है कि ये क्रोम ओपन करके ना यहाँ पे स्कैन्स की वेबसाइट पे जाना। सर स्कैन्स जी डॉट पी के पे जाके ना तो इधर स्टार्टिंग पेज पे ना यहाँ पे एक स्टूडेंट लॉगिन आ रहा होगा, ये स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है ना। इसमें ये स्टूडेंट पोर्टल है, ठीक है, सही है। ये स्टूडेंट पोर्टल पे आना, यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे ना तो नेक्स्ट जो विंडो ओपन करेगा उसमें आ रहा होगा वीडियो लेक्चर्स की एसेस का एक टैब, इस साइड पे एक टैब बना होगा, ठीक है। मीन असेस वीडियो ऑन डिमांड लिखा है सर उसका वो टैब। ऑन डिमांड वीडियो लेक्चर्स को इस तरह से है, ठीक है ना। उसको क्लिक करोगे तो उसमें वो लेक्चर ओपन हो जाएगा, कब है सही सर? है जी। टेस्ट है कोई? और नहीं नहीं, वो मुझसे पूछ रहा है कि ऑन वो जो लेक्चर हैं वो कैसे देखने हैं, तो वो बता रहा हूँ उसको। टेस्ट तो इंशाल्लाह तुम लोगों का आएगा नेक्स्ट वीक में, जो है नेक्स्ट वीकेंड पे रखेंगे कोई एक आधा टेस्ट, ठीक है। उसमें फ़िलहाल ये जो IFRS ख़त्म हो जाए, इसके अलावा डेफर्ड टैक्स है वो ख़त्म हो जाए, तो EPS, ये डेफर्ड टैक्स ओके और EPS अगले हफ्ते ख़त्म हो जाए ना, फिर तुम लोगों का टेस्ट नंबर 2 रखता हूँ। नेक्स्ट वीकेंड पे रखेंगे या अगले मंडे को रख लेंगे, सही है ना। सर इस वीकेंड वैसे लॉन्ग क्वेश्चन करवाओगे एक आप? हाँ कल इंशाल्लाह करते हैं ना एक आधा, क्योंकि कल छोटे छोटे 3-4 स्टैंडर्ड है वो करके तो तुम्हें एक साथ में क्वेश्चन भी करवा दूंगा, सही है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का वो लेक्चर है, मीन वो इसलिए वो सैटरडे पे रखा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और लीजिंग 2-2 घंटे लगेंगे, तो वो इसलिए वो सैटरडे पे मैं करवा दूंगा ना, सही है ना। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, कल जो हम पढ़े थे दैट वाज इसमें बात कर रहे थे कि कंसाइनमेंट इन्वेंट्री की हमने बात कर ली थी कि कंसाइनमेंट इन्वेंट्री जो है उसको आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, एट द पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसके लिए आप वही कंट्रोल के एलिमेंट्स देखेंगे कि कंट्रोल जो है कब ट्रांसफ़र होगा, तो फिर उस टाइम वो आपके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा कंसाइनर के लिए, ठीक है। अगर वो कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होता तो फिर कंसाइनर उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा। फिर दूसरा था रीपर्चेज के एग्रीमेंट, आपके रीपर्चेज एग्रीमेंट में भी हमने बात कर ली थी कि रीपर्चेज एग्रीमेंट में भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि सेल एंड रीपर्चेज जब आप कर रहे होते हैं, तो अगर आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट है तो उसमें आपने देखना है कि वो 4-5 कंडीशन उसमें हमने बात की थी कि अगर वो 4-5 कंडीशन जो हैं वो मीट होती हैं तो उस सूरत में फिर हम उसे लोन ट्रीट कर लेंगे। अगर रीपर्चेज एग्रीमेंट की वो 3-4-5 कंडीशन या मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन मीट नहीं होती तो फिर हम उसे एज आ सेल्स ट्रीट करेंगे और एट द पॉइंट इन टाइम सेल्स ट्रीट करेंगे। तीसरा बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट की बात की थी कि बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट के अंदर भी आपके पास 3-4 कंडीशन होती हैं जिसमें आप कस्टमर को बिल भेज देते हैं, चीज़ें होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें भी आप देखते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया तो जिस टाइम कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ वो आपके लिए जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर चीज़ें हमारी पोजेशन में है, कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो गया है और उसके बदले में हम कस्टमर से कुछ जो है फ़ीस चार्ज कर रहे हैं कस्टडी की, तो वो जो कस्टडी फ़ीस होगी उसको फिर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट स्टार्ट किए थे हमने, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जितने होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में हमेशा हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मालूम करना होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी।
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले आप उसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि जो हमने कैपिटलाइज करनी होती है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। उसकी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट जब आप निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज करनी है आपने, मीन वो जो इनिशियल कॉस्ट होगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी, और इसके अलावा जो कॉस्ट अप टू डेट आप चार्ज कर रहे होंगे जो सारी की सारी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वगैरह, वो डेप्रिसिएशन जो आप एसेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनकी जो डेप्रिसिएशन वगैरह होंगी वो सारी मिला के आपकी एसेट की कैपिटलाइज्ड कॉस्ट आ जाएगी। फिर उस कॉस्ट को हमने अमोर्टाइज करना होगा। अमोर्टाइजेशन के लिए फिर आप दो मेथड देखते हैं कि अमोर्टाइजेशन या तो इनपुट मेथड के ऊपर चार्ज होगी या आउटपुट मेथड के ऊपर चार्ज होगी। इनपुट मेथड में हमने बात की थी कि जो कॉस्ट के रेशो बना के, अगर हम कॉस्ट की रेशो बना के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो इनपुट मेथड है, और अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस की रेशो बना के कैलकुलेशन करेंगे, अपॉर्चमेंट करेंगे उसकी, तो वो आपका आउटपुट मेथड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल में। इससे आगे डिस्कशन स्टार्ट की थी कि नहीं? नहीं सर। जी शेयर करेंगे, अभी कसन प्रैक्टिस करवाऊंगा आज। अभी ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस ही करवाऊंगा ये IFRS 15 के। ये थोड़े से रूल्स हैं, और ये जो है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है, बात है, प्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले आपके पास जो है रूल्स हैं मेन के कॉस्ट और एक्सपेंसिव रेवेन्यू जो है, मेन कॉस्ट और रेवेन्यू को आप किस बेसिस के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू की रिपोर्टिंग के लिए आपके पास 3 रूल हैं। 3 रूल्स हैं आपके पास, जिनकी बेस के ऊपर 3 में से आप चेक करेंगे कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा रूल पे पूरा उतर है। जिस रूल पे पूरा उतर होगा उसी रूल के हिसाब से हम रेवेन्यू और कॉस्ट की ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ये रूल्स किस चीज के लिखेंगे आप? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनका रेवेन्यू और कॉस्ट जो है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हमने अपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की रेवेन्यू की और उनकी कॉस्ट की। ठीक है, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कॉस्ट कितनी आप चार्ज करेंगे, उसके लिए रूल्स हैं। 3 रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल ये है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इफ आउटकम इज पॉजिटिव प्रॉफिट, आप चेक करेंगे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसके आउटकम क्या है। अगर तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका आउटकम प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब मेरा सपोज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने जो है वो 10 लाख सेट की है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरी जो फुलफिल करने के ऊपर कॉस्ट आएगी वो 6 लाख आएगी। इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का ओवरऑल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा इससे। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, खर्चा मेरा 6 लाख होगा इसके ऊपर, इसका मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में मुझे 4 लाख का प्रॉफिट होगा। तो अगर आपका आउटकम इसका प्रॉफिट में आएगा, ठीक है, आउटकम हमारा प्रॉफिट में आएगा, तो फिर आपने क्या करना है कि रेवेन्यू और कॉस्ट कैसे चार्ज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर ये किस चीज़ के रूल्स है सर? रेवेन्यू और कॉस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, कि कितना रेवेन्यू चार्ज करेंगे और कितनी कॉस्ट हम चार्ज करेंगे। जाहिर बात है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, कंप्लीट तो नहीं हुआ। रेवेन्यू एंड कॉस्ट की सर, रेवेन्यू एंड कॉस्ट की, रेवेन्यू और कॉस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट कितनी चार्ज करनी है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, इसमें जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अगर ओवरऑल प्रॉफिट है तो इनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब वही इनपुट आउटपुट मेथड देखेंगे। इनपुट और आउटपुट मेथड के ऊपर आप प्रोग्रेस चेक करेंगे कि कितना % प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, इनपुट अप्रोच है तो इनपुट के तहत आप ले लेंगे, आउटपुट अप्रोच यूज करें तो आउटपुट के तहत आप अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे कि कितने %, जैसे वर्क सर्टिफाइड है ना, टोटल हमारा अगर वर्क सर्टिफाइड आया सपोज 50% वर्क सर्टिफाइड है, तो हम क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का भी 50% रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और टोटल कॉस्ट का भी 50% कॉस्ट चार्ज करेंगे। अगर आपका वर्क इन प्रोग्रेस आता है, मीन प्रोग्रेस आती है आपकी 70%,
तो इसका मतलब हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 70% रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसकी भी 70% कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये तब है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट हमारे लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल होगा, तो सही है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी आउटकम्स जो हैं दैट इज लॉस, मीन मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने पे मैं अपनी कॉस्ट जब एस्टिमेट लगाता हूँ तो वो मेरी कॉस्ट एस्टिमेट 12 लाख या 13 लाख आ जाती है। तो इसका मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉस का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी कि फिर उस केस में जो आपके पास लॉस आएगा ओवरऑल लॉस, ठीक है, होल लॉस इन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो जो आपकी होल लॉस होगा पूरे का पूरा नुकसान जो होगा, ठीक है, ये आप चार्ज रिकॉग्नाइज करेंगे, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, पूरे का पूरा नुकसान हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार्ज कर देंगे। हालांकि अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना नुकसान आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने पे टोटल मेरा इतना नुकसान हो जाना है, वो सारे का सारा लॉस। ये वही केस है प्रूडेंस वाला, एंटीसिपेटेड लॉसेज अगर आप कर रहे हैं ना, इस करंट लाख तक जितना नुकसान हो गया वो तो है ही है, फ्यूचर में जो आपका एस्टिमेटेड लॉस आप समझ रहे हैं ना कि बाद में भी नुकसान ही है, तो वो लॉस भी आप अभी ही रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। और जो लॉस आप फ्यूचर का रिकॉग्नाइज करेंगे ना, जो आप फ्यूचर का लॉस है, करंट लॉस तो आपका इसी तरह आ जाएगा, लेकिन जो आपका फ्यूचर लॉस है उसकी क्या करेंगे आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्रोविजन आप क्रिएट करेंगे, इज क्रिएटेड एज अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, याद है किसी को, प्रोविजंस वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो है ना सर कि जो जिसमें आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता होता है कि आपको इनिशियल स्टेजेस पे पता चल जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लॉस होने वाला है, लॉस ही होने वाला है। अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं जो लॉसेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मेन कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें एक्सपेक्टेड होता है कि फ्यूचर में होना ही नुकसान है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे लिए अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो उन अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, प्रोविजंस, ठीक है, कि ये प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर दोज लॉसेस हम पहले से क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि भाई पहले से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दो, ये नुकसान होगा हमारा, ठीक है। तो इस सूरत में टोटल जितना लॉस है, होल लॉस, फुल अमाउंट ऑफ लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, पूरा का पूरा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली ना, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, 13 लाख उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, इसका मतलब 3 लाख का 3 लाख मुझे लॉस रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। जो करंट नुकसान हो गया वो तो होगा ही होगा। सपोज करंटली इस अगर आपका 70% कंप्लीट है तो 70% इसका मतलब मेरा नुकसान है, इन 3 लाख का 70% तो मेरा नुकसान ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका होगा करंट डेट तक। जो बाकी 30% बच जाएगा ना, उसकी मैं प्रोविजन क्रिएट कर डालूंगा, सही है, बात समझ आई। प्रोविजन पूरी अमाउंट की नहीं निकालनी, प्रोविजन आपने लॉस प्रोविजन उस अमाउंट की निकालनी है जो फ्यूचर का लॉस है आपका, एक्सपेक्टेड लॉस, मीन जितनी प्रोग्रेस होगी ना, तो जितनी प्रोग्रेस होगी है उतना आपका लॉस तो ऑलरेडी चार्ज हो गया, रिमेनिंग जो लॉस बच जाएगा, रिमेनिंग लॉस जो है उसकी प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तीसरा रूल, अब एक तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये आपका प्रॉफिट में जाएगा, दूसरा लॉस में जाएगा। एक ये भी तो हो सकता है अननोन, मीन हम एस्टिमेट ही ना लगा पा रहे हो, कि हमारे पास कोई रिलायबल एस्टिमेट मौजूद ना हो, तो हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर बेसिकली ब्रेक इवन की बात है ना सर, नहीं ब्रेक इवन नहीं, उसमें आप एस्टिमेट ही नहीं कर पाते कि जी हमारा इस पे प्रॉफिट होना है या नुकसान होना है। मीन कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने ले लिया, लेकिन फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इतनी है कि ना तो मैं अपने एग्जैक्ट कॉस्ट का आइडिया नहीं लगा पा रहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरी एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी लगेगी। तो उस सूरत में उसका आउटकम अननोन हो जाएगा। अननोन का मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट है या नुकसान का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने किया है तो क्या किया। ऐसा होता है ना अक्सर, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाद में आप सोच रहे होते हैं पता नहीं ये हुआ क्या है, पता नहीं ये प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट है या नुकसान का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो अगर आपके आउटकम अननोन हो तो ये क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आउटकम जो है वो अगर अननोन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो तो जाहिर बात है डाटा दिया होगा। अगर डाटा नहीं दिया हुआ
मेरे पास फ्यूचर कॉस्ट का एस्टीमेट नहीं दिया हुआ उसने, या मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो खैर होती है, रेवेन्यू तो होता ही है, लेकिन कॉस्ट का अगर एस्टीमेट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब वो मेरा आउटकम अननोन हो जाएगा। तो अगर आपका आउटकम अननोन है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस यूज करके बताओ कि अगर आउटकम अननोन हो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो प्रोविजन तो क्रिएट करेंगे इससे। हाँ, प्रोविजन तो क्रिएट करेंगे सर अगर अननोन है तो। फिर हम क्या करेंगे कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, जितनी हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई होगी, ठीक है। जो आपकी पीरियड कॉस्ट होगी, जितनी पीरियड कॉस्ट होगी उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। मीन रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों सेम चार्ज होंगी फिर, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर हम वेट करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होने का। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा फिर देखेंगे कि एक्चुअली हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है और टोटल रेवेन्यू हमें कितना कलेक्ट हो गया है। तो फिर जो डिफरेंस होगा वो आप प्रॉफिट या लॉस के तौर पे चार्ज कर देंगे। जब तक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तब तक आप रेवेन्यू जितना कॉस्ट इंकर्ड हुई होगी उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, उससे ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे फिर आप। सही है, ठीक हो गया। ये 3 रूल्स आपने हमेशा याद रखने हैं कि जब भी हमने जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। तो इन 3 रूल के ऊपर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। आप फिर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। ये मिटा दूं? जी सर। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन इनकम स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट आएगी, इनकम स्टेटमेंट की तो ये बात कर ली है कि कैसे आनी है, लेकिन स्टिल इसके लिए दैट इज प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन कैसे होगी आपके, प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन भी आपकी 4 स्टेप अप्रोच के ऊपर होगी। इसके लिए 4 स्टेप अप्रोच होगी। 4 स्टेप आप अप्लाई करेंगे। पहले नंबर पे पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, वो यही होगा जो अभी बताया है। ये 3 रूल अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 1 में कि आया कि प्रॉफिट है, लॉस है या अननोन है। तो वो मालूम करने के लिए कि प्रॉफिट है, लॉस है या अननोन है, उसके लिए स्टेप नंबर 1 हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। मीन के हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट है या लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉफिट और लॉस है या अननोन है। अगर अननोन है तो वो यहीं पे मेंशन कर देंगे अननोन है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस अगर कैलकुलेट हो सकता है तो पहले निकालेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है। अभी तो मैंने सिंपल एग्जांपल दी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर उसके लिए आप क्या चीज लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मीन आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिकॉर्ड करेंगे कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है, जितने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से आप लेस करेंगे कॉस्ट इंकर्ड टू डेट, मीन एक्चुअल कॉस्ट जिसे आप कहते हैं, कॉस्ट इंकर्ड टू डेट। मीन जिस डेट पे मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, मीन प्रेजेंटेशन साल के एंड पे ही होगी ना, जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है हमने। तो फॉर एग्जांपल मेरा साल अगर 6 महीने बाद या साल के बाद एंड हो रहा है, दिसंबर में या मार्च में, जब भी एंड हो रहा है, उस डेट पे चेक करूंगा कि इस डेट तक 6 महीने या 8 महीने या पूरे साल की या 1.5 साल की, एक चीज में रखनी है, टोटल आपने कॉस्ट लेनी है, ठीक है ना। कॉस्ट टू डेट का मतलब है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका सपोज 1.5 साल पहले शुरू हुआ था तो मैं 1.5 साल की कॉस्ट लूंगा, पूरे साल की नहीं लेनी। हम ओवरऑल चेक कर रहे हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट है या ओवरऑल लॉस है आपका। सर लेकिन अगर 1.5 साल में से साल हुआ है तो फिर तो ओवरऑल प्रॉफिट नहीं आएगा, मतलब अगर नहीं वो भी आगे एस्टीमेट कॉस्ट लगाएंगे, वो बाकी के एस्टीमेट के नाम से लेंगे, ठीक है ना। मीन वो कॉस्ट कहलाती है आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट टू कंप्लीट इसको कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। मीन ये हम एस्टिमेट लगाएंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या, हमारी कॉस्ट टू कंप्लीट, मीन फर्दर कितनी कॉस्ट इस पे लगेगी कंप्लीट करने पे। कॉस्ट टू डेट में ये ख्याल रखना, ये एक चीज का तुम लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज होता है क्योंकि नॉर्मली हमें आदत पड़ी होती है कि हमने साल से ज्यादा के एक्सपेंसेस चार्ज नहीं करने हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपने क्यूमुलेटिव कॉस्ट लेनी है। क्यूमुलेटिव का मतलब
जब वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था तब से लेके आज तक, इसलिए मैंने लिखा है कॉस्ट टू डेट, करंट ईयर कॉस्ट नहीं लिखी यहाँ पे, करंट ईयर कॉस्ट नहीं लिखी। कॉस्ट टू डेट का मतलब है अभी तक आपकी जितनी कॉस्ट उसके ऊपर लग चुकी है, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आप समझ रहे हैं कि फ्यूचर में फर्दर कॉस्ट लगेगी वो भी माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस। उससे हमें पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा प्रॉफिट का है या लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सही हो गया। फिर आप लोगों ने ये आगे स्टेप नंबर 3 में जाके ये ख्याल रखना है कि अगर प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ऊपर जो रूल लिखा था प्रोग्रेस की बेस पे, अगर लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस सूरत में आपने टोटल लॉस चार्ज करना है और जो रिमेनिंग लॉस होगा उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी होगी। अच्छा, स्टेप नंबर 2 फिर जो है ये मिटा दूं, मिटा दूं जी सर मिटा दो। स्टेप नंबर 2 में हम फिर प्रोग्रेस कैलकुलेट करेंगे। प्रोग्रेस का मतलब वही वो जो परसेंटेज इनपुट और आउटपुट मेथड के तहत जो भी आपने निकाला, ठीक है। जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेट करेंगे प्रोग्रेस, कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब प्रोग्रेस जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके लिए वही दो अप्रोचेज हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। दो मेथड्स आप यूज कर रहे होते हैं प्रोग्रेस की कैलकुलेशन के लिए, इनपुट बेस भी ले सकते हैं और आउटपुट बेस भी निकाल सकते हैं। इनपुट में क्या बात की थी, इनपुट किस बेस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट की बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसमें आप इनपुट में प्रोग्रेस की जो परसेंटेज प्रोग्रेस निकालेंगे परसेंटेज की फॉर्म में, रेशो जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे निकलेगी, दैट इज कॉस्ट टू डेट, मीन आज तक जो आपकी कॉस्ट लगी है वो डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट मीन कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड तो कॉस्ट टू कंप्लीट, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मीन कॉस्ट टू डेट क्या होगी, कॉस्ट टू डेट एक टोटल कॉस्ट क्या चीज होगी, कॉस्ट टू डेट मीन आज तक जितनी कॉस्ट लगी है प्लस फ्यूचर की जो कॉस्ट है, वो दोनों मिलाएंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सही है। टोटल कॉस्ट से और कॉस्ट टू डेट ऊपर रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस की परसेंटेज निकल आएगी इनपुट मेथड के तहत। अगर आउटपुट मेथड है तो आउटपुट मेथड में बताया था कि नॉर्मली ज्यादातर आउटपुट में कौन सा अप्रोच यूज की जाती है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड की, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आउटपुट के अंदर जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना ताकि परसेंटेज में आ जाए। आउटपुट में केस में आप क्या लेंगे, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब जो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मौजूद होगा उसने बताया होगा कि जी जो आर्किटेक्चर है हमारा, जो हमारा डिजाइनर है उसने हमें बताया कि इतना काम कंप्लीट है, मीन 2 लाख का काम सर्टिफाइड है, 5 लाख का, 7 लाख का, इतने का सर्टिफाइड है, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू भी होगी। वो वैल्यू आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर, जितनी आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास आउटपुट के तहत प्रोग्रेस आ जाएगी कि इतने % जो है वो हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है, इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये प्रोग्रेस की परसेंटेज निकालना आपके लिए जरूरी होगा ताकि आगे हम कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। ये पहले दो स्टेप जो हैं ये सिर्फ वर्किंग के तौर पे यूज होते हैं। स्टेप नंबर 1 जिसमें हम ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, स्टेप नंबर 2 में प्रोग्रेस। असल में तो हमने प्रेजेंटेशन करनी है SPL में और SOFP के अंदर। तो अब स्टेप नंबर जो वर्क प्रोपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड है उसमें फिर हमारा प्रॉफिट का पोर्शन भी आएगा उतना वर्क का, उतने काम का, मतलब अगर 70% है तो उस पे 70% पे जो प्रॉफिट है वो भी आएगा उसमें। हाँ वो कॉस्ट के ऊपर ना ऑटोमेटिकली, सही। कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट में तो कॉस्ट बेस होती है कि जी हमारी टोटल कॉस्ट आउटपुट में कॉस्ट, आउटपुट में वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है सर, सही। हाँ लेकिन एक चीज होती है ना, 2 तरह के वर्क होते हैं, एक सर्टिफाइड होता है और एक अनसर्टिफाइड होता है, ये भी मसला होता है ना, ठीक है। कुछ का सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट दे देता है कि भाई ये तो सर्टिफाइड है, कुछ अनसर्टिफाइड होते हैं। अनसर्टिफाइड का मतलब कॉस्ट तो लगी होती है बट स्टिल उसके बारे में आर्किटेक्ट जो है आप लोगों को अभी सर्टिफिकेट नहीं देता कि यार ये कॉस्ट अभी मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ तो इस वजह से
मीन सपोज आपके हो सकता है 3 लाख खर्च हुए हैं, वो आपको सिर्फ 2 लाख का सर्टिफिकेट दे रहा हो या 2.5 लाख का सर्टिफिकेट दे रहा होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से जो सर्टिफिकेट वो इशू करता है सिर्फ वही हमारा सर्टिफाइड है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 जो है, इसमें अब आ जाएंगे आप अपनी एसपीएल के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अब आप वैल्यू निकालेंगे स्टेप नंबर 3 के अंदर। अब हमने मालूम करना है कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या वैल्यू आएगी एसपीएल में, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बात की थी, 3 आउटकम्स आपने चेक करना है। जो स्टेप नंबर 1 हमने किया होगा, वहां से आपने देखना है प्रॉफिट है, लॉस है या अननोन है। अगर तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में क्या बात की है हमने, मीन प्रॉफिट है तो मीन अब ये लहदा बता रहा हूँ, अगर प्रॉफिटेबल है रिकॉग्नाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस। अगर प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब हमने क्या करना है, रेवेन्यू और कॉस्ट को प्रोग्रेस की बेस पे लेना है। तो इसका मतलब रेवेन्यू आपने कैसे लेना है, मीन जो आप रेवेन्यू चार्ज करेंगे वो क्या होगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोग्रेस की परसेंटेज, ठीक है। इनपुट के तहत निकली है तो वो जितनी आई है, आउटपुट भी यूज कर रहे हैं तो आउटपुट के तहत जितनी आई है, एक ही मेथड होगा इनपुट या आउटपुट। तो उसके तहत जो हमने स्टेप नंबर 2 में प्रोग्रेस की परसेंटेज निकाली होगी उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज का ख्याल रखना है कि जब आप प्रोग्रेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो 1 साल का चार्ज करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो ओवरऑल सारी होती है, तो प्रोग्रेस तो ओवरऑल है। सपोज अगर पिछले साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था तो पिछले साल से लेके इस साल तक, तो ये तो फिर 1.5 साल की प्रोग्रेस आ जाएगी आपकी। तो इसमें सर ये प्रोग्रेस हम वहाँ से उठाएंगे, स्टेप 2 से प्रोग्रेस है कि जो स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 से आएगी। हाँ जी, प्रोग्रेस विल बी इनपुट और आउटपुट जो भी होगा, इसलिए मैंने साथ में परसेंटेज लिखी है, प्रोग्रेस परसेंटेज, ठीक है। नहीं समझ आएगी तो यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज फ्रॉम स्टेप, दिस इज फ्रॉम स्टेप नंबर 2, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 2 की परसेंटेज है, सही है, या वर्किंग नंबर 2 जो आएगी। लेकिन ये जो आंसर आएगा आपका, ये जो अमाउंट आएगी, इसमें से फिर हमने क्या करना है, लेस करना है। इसमें से आपने माइनस करनी है पिछले साल के रेवेन्यू की वैल्यू, वो अमाउंट जो आप पिछले साल चार्ज कर चुके हैं, ठीक है। इसमें से आपने क्या करना है, रेवेन्यू माइनस करना है रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का रेवेन्यू आप इसमें से माइनस करेंगे, जो बाकी अमाउंट बचेगी ये रेवेन्यू चार्ज होगी हमारी इस साल की। क्योंकि रेवेन्यू में मैं 1.5 साल से ज्यादा का रेवेन्यू, आई मीन 1 साल से ज्यादा का रेवेन्यू चार्ज नहीं करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने साल की ट्रांजैक्शन आती है, 1 साल की, 12 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 महीने से कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि सपोज पिछले साल प्रोग्रेस 50% थी, इस साल 70% है, तो हम पिछले साल का 50% की वैल्यू निकालेंगे कि पिछले साल अगर 50% थी तो उसकी वैल्यू क्या बनती है, इस साल 70 है, तो इसका मतलब इस साल हमारा रेवेन्यू जो है वो 20% आया, जिसमें से 50% हम पिछले साल ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। अब जो इस साल आएगा वो डिफरेंस लेना आपने इन दोनों का। फिर इसमें से आपने माइनस करनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे ही होता है ना, रेवेन्यू में से प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या चार्ज करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आप निकालेंगे वो भी इसी तरह निकलेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्या करेंगे कि आप लेंगे अपनी टोटल कॉस्ट, जो आपकी टोटल कॉस्ट है, इसको भी आप प्रोग्रेस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसमें से भी लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम चार्ज कर चुके हैं वो हम इसमें से माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगी। फिर रेवेन्यू में से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस आएगा जो करंट ईयर में हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, सही है। ये स्टेप का बस हमेशा ख्याल रखना है, पिछले साल की रेवेन्यू और कॉस्ट की वैल्यू आपको माइनस करनी है कि वो अमाउंट जो पिछले साल की एसपीएल में आप चार्ज कर चुके हैं वो दोबारा इस साल में चार्ज नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था प्रॉफिटेबल। अगर तो लॉस, अगर तो ये प्रॉफिट में आया तो कहानी तो ये ठीक हो गई, मीन ये तो प्रॉफिट है, मीन अगर ये प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब
सिस्टम ऐसे ही आ गया। सही। अगर आपका लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है फिर क्या होगा, ये नोट कर लिया? जी सर, ये नोट कर लिया सर। लॉस के केस में भी यही लिखना है। अगर आपका ओवरऑल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है फॉर लॉस, मीन जो हमें पहले स्टेप में पता चल जाएगा इफ ओवरऑल लॉस है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट यूं ही रहेगी सारी, यहाँ तक सेट ट्रीटमेंट रहेगी। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, लेकिन ये अब हमारा आंसर क्या होगा, लॉस। लेकिन ये ओवरऑल लॉस नहीं है। इस लॉस के अंदर आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग लॉस होगा आपका, उस लॉस को आपने एज अ प्रोविजन फॉर अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ऐड करना है, और जो टोटल लॉस है आपका, ये आप ओवरऑल जो आपका लॉस होगा, ये लॉस हम इस साल एसपीएल को चार्ज करेंगे, ओवरऑल लॉस। बात समझ आई? मीन अगर ये ट्रीटमेंट करने के बाद मेरा नुकसान निकलता है, सपोज लॉस आता है मेरे पास 1 लाख का, जबकि ओवरऑल मैंने एस्टिमेट किया था फर्स्ट स्टेप में कि जी मेरा ओवरऑल लॉस 3 लाख है, तो ओवरऑल लॉस में यहाँ 3 लाख ही रिकॉर्ड करूंगा। 1 लाख तो करंट ईयर के ऑपरेशन से आ जाएगा, 2 लाख की मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा एज अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। 2 लाख और 1 लाख मिलकर टोटल मेरा लॉस कितना रिकॉर्ड होगा, 3 लाख। ठीक है, इससे पास 2 मिनट दे दीजिए, मैं नोट करके आपको बताता हूँ। सर जी जी, हाँ जी। ये जो प्रोग्रेस परसेंटेज है ये हम डेसिमल में लिखेंगे या ऊंची बोल, ऊंची, थोड़ी ऊंची बोल, आवाज कम आ रही है। ये डेसिमल पॉइंट्स के हिसाब से लिखेंगे या वैसे परसेंटेज लिखेंगे? परसेंटेज 20%, 30%, 40%, 50%। मीन अगर कुछ नहीं बताया होगा तो नियरेस्ट परसेंटेज के पास राउंड करके लिखनी है। मीन पॉइंट्स में नहीं लेनी, नियरेस्ट परसेंट। अगर हम इस प्रोग्रेस परसेंटेज के फॉर्मूले को अगर इधर पुट करें तो वो सेम रह जाएगा जिस तरह रेवेन्यू में है, उसमें रह जाएगा रेवेन्यू इनटू वर्क सर्टिफाइड रह जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा तो उसमें तो सिर्फ कॉस्ट टू डेट रह जाएगा, अगर प्रोग्रेस परसेंटेज का फॉर्मूला इधर पुट करें तो। हाँ, लेकिन एक नहीं है ना, दोनों पे एक ही सेम परसेंटेज आएगी, या इनपुट होगी या आउटपुट होगी। समझे? सही सही है। या इनपुट, अगर इनपुट है तो जाहिर बात है इसके ऊपर तो वही आएगी लेकिन उसकी डिफरेंट हो जाएगी। अगर आउटपुट है तो उसके ऊपर सेम आएगी लेकिन इसकी डिफरेंट हो जाएगी। सही है, सही। ठीक है, सही हो गया। और अगर अननोन है फिर क्या होगा, अननोन का तो सीधा सीधा कहानी है। अननोन में आपने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट टू डेट। मीन कॉस्ट ऑफ सेल में आपने कितनी चार्ज करनी है, कॉस्ट टू डेट। रेवेन्यू में आपने कितनी चार्ज करनी है, कॉस्ट टू डेट। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस रिपोर्ट होगा अननोन के अंदर। सही है, अननोन इतना मीन उसमें कोई फिल्म ही नहीं है, वो बिल्कुल सीधा सीधा है। मीन कॉस्ट, लेकिन करंट ईयर की कॉस्ट लेनी है, एक चीज का ख्याल रखना है। मीन अननोन के अंदर आपने कॉस्ट टू डेट लेनी है लेकिन करंट ईयर की। ये बता दूं, एक सेकंड। लिख लिया सर। ठीक है। अगर अननोन है तो अननोन में सिर्फ इस चीज का तुम लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है बस, कि अननोन में जो हमारी रेवेन्यू में अमाउंट आएगी, रेवेन्यू कौन सी आएगी, कॉस्ट टू डेट, लेकिन करंट ईयर कॉस्ट, जो करंट पीरियड की हो, फॉर कॉस्ट टू डेट फॉर करंट पीरियड, सिर्फ करंट पीरियड की लेनी है, पिछले साल की नहीं। सही है,
और इसमें से फिर लेस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी सेम यही वैल्यू आपने लेनी है करंट पीरियड की, ये माइनस करेंगे, इसका मतलब आपका इसका आंसर आएगा हमेशा नेट। नो प्रॉफिट नो लॉस विल बी रिपोर्टेड। सही है सर इफ अगर लॉस वाला में मतलब हम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगली फ्यूचर की प्रोविजन तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बस एक दफा रिकॉर्ड होगी, जब लॉस लगेगा लॉस हो गया तो सारा रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद कोई नहीं होगा या हर साल होगा? नहीं, अगले साल वो प्रोविजन अगले साल कैरी कर जाएगी ना, वो हमने प्रोविजन के नाम से क्रिएट कर दिया ना। मेन हमने लॉस को डेबिट कर दिया, प्रोविजन फॉर अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रेडिट कर दिया। अब अगले साल वो प्रोविजन का बैलेंस कैरी कर जाएगा, ठीक है ना। अब अगले साल आप देखेंगे पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया तो उसी प्रोविजन को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कर लेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है ना। ठीक है सर। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में आपने कौन सी वैल्यू रिपोर्ट करनी है, दैट इज योर स्टेप नंबर 4। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की प्रेजेंटेशन है आपकी। फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू को रिपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रोविजन आई है वो तो लायबिलिटी में जाएगी, अगर प्रोविजन क्रिएट हुई है वो प्रोविजन लायबिलिटी, अगर है तो प्रोविजन फॉर अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वो आपकी लायबिलिटी में चले जाएगी, करंट लायबिलिटी में, क्योंकि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका अगले 6-7 महीने में पूरा हो जाए, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा लेगा तो फिर वो हम नॉन करंट लायबिलिटी में हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, कॉस्ट टू डेट लेनी है। कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट का मतलब है टोटल आपने लेनी है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्यूमुलेटिव, प्रीवियस प्लस करंट, ठीक है ना, मीन आपने टोटल लेनी है, टोटल कॉस्ट टू डेट। क्यूमुलेटिव कॉस्ट कह लो या टोटल कॉस्ट कह लें, फिर टोटल मीन पिछले साल जितनी कॉस्ट लगी थी प्लस इस साल आज तक मेरी जितनी कॉस्ट लगी है वो सारी की सारी कॉस्ट मैं लूंगा। फिर अगर मेरे पास प्रॉफिट है या लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस इस साल जो आया वो इस कॉस्ट के अंदर आपने ऐड कर देना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर लेना आपने प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तो ऐड कर देना है, लॉस है तो इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। और फिर इसमें से आपने लेस करनी है, फिर यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे अमाउंट बिल टू कस्टमर, ठीक है। मीन जो कस्टमर को हमने बिल भेज दिया है, बिल टू डेट या बिल टू कस्टमर, मीन जितने पैसे आपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ जो जितने का उसको बिल भेज दिया है कि भाई ये पैसे तूने मुझे पे करने हैं, ठीक है। तो जितनी अमाउंट आप कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर ले चुके हैं वो सारी की सारी अमाउंट आपने क्या करनी है, इसमें से माइनस कर देनी है। बाकी जो आपका आंसर बचेगा ये आएगा प्लस में या माइनस में। अगर प्लस में आया तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम से रिकॉर्ड होगा, अगर माइनस में आया तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के नाम से बुक कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू जो हम बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट करेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। सर अमोर्टाइजेशन जो आपने शुरू में बताई थी वो हम नहीं रिकॉर्ड करते, मतलब वो सिर्फ वो तो एसेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे ना, वो तो एसेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। जितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज की थी एसेट के नाम से उसके ऊपर आप वो अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, वो तो नॉन करंट एसेट में आएगा ना। नॉन करंट एसेट में आप उसकी टोटल कॉस्ट लिखेंगे, उसमें से उसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे। सही, ठीक है सर। ये अमाउंट बिल टू डेट कौन सी अमाउंट होगी हमारे पास? जब हम कंस्ट्रक्शन का ठेका लेते हैं तो कस्टमर से पैसे भी तो लेते हैं ना, कि मैं उससे कहता हूँ भाई ठेका दे दे, पैसे चाहे ना दें, साथ साथ पैसे भी तो उससे कलेक्ट करते रहेंगे ना। वो कहेगा 6 महीने के बाद 2 लाख दूंगा, अगले 6 महीने के बाद 3 लाख दूंगा, इस तरह से। तो जितने पैसे आप उससे कलेक्ट कर चुके हैं या जितने का उसको बिल दे दिया है वो रिसीवेबल है आपका, तो वो अमाउंट आप इसमें से माइनस। ये तो नहीं ना होता 10 लाख का मेरा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख वो फौरन तो एडवांस में तो नहीं पे करते हैं। जितना काम होता है आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, मैंने उस दिन भी बताया था, वो नॉर्मली 55% से दरमियान पेमेंट करता है। वो कुछ पैसे अपने पास किसी को कंस्ट्रक्शन का ठेका दो ना, सपोज आपने उसको 50 लाख का ठेका दिया है तो आप उसे 50 लाख नहीं देंगे, आप उसे कहेंगे अच्छा शुरू में 10 लाख ले ले, 6 महीने
आप उसे 10 लाख 5 लाख देंगे, लेकिन जैसे जैसे काम कर रहा होगा, अगर वो काम रोक देगा आप उसकी पेमेंट भी रोक देंगे। ऐसे ही करूंगा, मैं उसे कहूंगा भाई मैं पूरी कंस्ट्रक्शन की इंस्पेक्शन करूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मैंने तुम्हें कितने पैसे देने हैं, बाकी पैसे देने भी हैं कि नहीं देने। अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो तुमने जो मेरे साथ एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से हुई तो तुझे बाकी पैसे दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। ठीक है ना, मीन वो इस हिसाब से आप उसको रिटेन करते हैं। तो जितना आपको उसको बिल देते जाएंगे ना, जितने पैसे आप उससे कलेक्ट करते जाएंगे, वो अमाउंट आप उसमें से माइनस करते जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर? सर एक दफा अननोन वाला फिर से लिख दे, वो थोड़ा सा रह गया था। मैं कौन सा अननोन? सर इफ अननोन जो आपने बताया था स्ट्रीम। हाँ, अननोन में ये था ना कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आपका आएगा कॉस्ट टू डेट। रेवेन्यू जो आपने वहाँ पे लेना है ना, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है द कॉस्ट अप टू डेट। ठीक है ना, दैट वाज योर स्टेप 3 अननोन प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू जो आएगी दैट विल बी कॉस्ट अप टू डेट फॉर करंट ईयर। ठीक है, करंट पीरियड की, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट चार्ज होगी रेवेन्यू में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो चार्ज ही होनी है आपकी, जो आपकी कॉस्ट टू डेट है। यही माइनस करेंगे, आंसर आपका इसमें हमेशा नील आएगा, क्योंकि अननोन में हमेशा हमारी वैल्यू नील के तौर पे चार्ज होगी, अनलेस कि जब तक वो सर्टन ना हो जाए आपके लिए। जब हमें यकीन हो जाएगा कि जी इसमें कोई प्रॉफिट है या लॉस है, फिर उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के तहत ट्रीट करेंगे। ठीक है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू सिर्फ इस साल का हमने चार्ज करेंगे। हाँ जी, सिर्फ इस साल का। इस साल जितनी कॉस्ट लगी है ना मेरी, वही कॉस्ट मैं अपना रेवेन्यू में रिकॉर्ड करूँगा, उससे ज़्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए। दिस इज़ द एंड ऑफ योर IFRS 15। इससे रेलिवेंट एक आदि मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। ठीक है, क्वेश्चन ठहरो मैं ज़रा निकाल लूँ। अच्छा जी, चलें, क्वेश्चन मैंने निकाल लिया है, इसमें से जल्दी जल्दी इनको ज़रा एक या दो कम से कम तो डिस्कस करें हम। ठीक है, दिस इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4। कह रहा है, on 1st January 2001, Baker enters into a contract with a customer to construct a specialized building for consideration of 2 million। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है इसकी? 2 मिलियन की, प्लस अ बोनस ऑफ 0.4 मिलियन इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड विद इन 18 मंथ्स। कह रहा है 0.4 मिलियन की इसकी बोनस भी मिलेगा, लेकिन अगर बिल्डिंग 18 महीने में कंप्लीट कर ले तो। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग आर 1.5 मिलियन। मीन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट उसने बता दिया 1.5 मिलियन लगेगी। तो ओवरऑल ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है। 2 मिलियन का आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, 0.4 मिलियन बोनस है, लेकिन वो सर्टन नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। अगर ये सर्टन होगा तो रिकॉर्ड होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पे कह रहा है आपकी कॉस्ट लगेगी 1.5 मिलियन की। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय द कस्टमर, कह रहा है अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, बेकर कैन डिमांड पेमेंट ऑफ कॉस्ट इंकर टू डेट प्लस अ मार्कअप ऑफ 30%। कह रहा है अगर वो किसी भी टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा तो ये 30% मार्कअप के ऊपर अपनी कॉस्ट कवर कर सकेगा उससे। On 1st January 2001, as a result of factory outside of its control, such as weather and regulatory approvals, Baker is not sure whether the bonus will be achieved। कह रहा है 1 जनवरी पे उसको डाउट है कि शायद मैं ये 18 माह में पता नहीं कंप्लीट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो इस वजह से बोनस तो इसका रेवेन्यू नहीं है। ठीक हो गया, इसका मतलब इसका रेवेन्यू टोटल कितना है? 2 मिलियन। रेवेन्यू 2 मिलियन है, कॉस्ट 1.5 मिलियन है।
बोनस इसका रेवेन्यू नहीं है. At 31st December 2001, Baker has incurred cost of 1 million, 1.0 million. This is cost to date. 1st January 2001 से लेके 31 दिसंबर तक इसने कितनी कॉस्ट इंकर्ड कर ली? 1 मिलियन की. रिमेनिंग कॉस्ट कितनी रह गई है इसकी? 0.5 मिलियन की, जो अगले साल चार्ज होगी. They are still unsure as to whether bonus target will be met. कह रहा अभी भी उसको यकीन नहीं है कि अगले 6 महीने में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकूंगा या नहीं. Baker decides to measure progress toward completion based on cost incurred. In progress किस मेथड के तहत कैलकुलेट कर रहा है? Based on cost incurred. इसका मतलब इनपुट मेथड यूज कर रहा है ये. कह रहा है टू डेट Baker has received 1 million from the customer. और कितना कैश रिसीव कर लिया उसने? 1 मिलियन का. 1 मिलियन कैश रिसीव कर लिया उसने कस्टमर से. कह रहा है बताओ ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? यही 4 स्टेप प्रोसेस के ऊपर इन्हें डालेंगे हम. ठीक है, 4 स्टेप प्रोसेस के ऊपर इस पूरे जो है क्वेश्चन को हम पुट करेंगे. पहला स्टेप क्या था? वही कैलकुलेशन ओवरऑल प्रॉफिटेबल है या लॉस है. ठीक है, अब हेडिंग नहीं लिखूंगा, बस जल्दी जल्दी मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख रहा हूँ इसमें. स्टेप 1 क्या हमारे पास? स्टेप 1 में आपने कैलकुलेट करना है ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस. प्रॉफिट और लॉस ओवरऑल कैलकुलेट करना है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? Contract price is 2 million. Contract price is 2 million. Less cost to date. Cost incurred to date कितनी आई है उसकी? 1.0 million. Less cost to complete. Complete करने में कितनी कॉस्ट लगनी है इसकी? 0.5 मिलियन. क्योंकि ओवरऑल टोटल कॉस्ट उसने शुरू में बताई हुई थी कि 1.5 मिलियन मेरी कॉस्ट है. It means 0.5 million is your profit. Overall profit. This is your overall profit. Next, step number 2. Step number 2. Progress. Progress किस मेथड के तहत कैलकुलेट कर रहा है? The method for calculation of progress is cost base. So cost base method कौन सा हमारा? Input. This is your input method. Cost to date divided by total cost. That is cost to date Divided by total cost. Total cost और percentage में लाने के लिए 100. Cost to date is 1.0 million. Total cost कितनी लगनी है? Cost to date plus cost to complete. Total cost, overall cost is 1.5 million. 1.5 into 100 कितनी अमाउंट आएगी? $67. 67%. 66.67%. 67 कर लो सर, राउंड कर लो उसको. ठीक है, राउंड करने की जगह आप इसको 2/3 भी लिख सकते हैं. ठीक है, 2/3 जो है, क्योंकि वो पॉइंट्स की वजह से आपकी राउंडिंग का आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है, परसेंटेज में ले लो या इस तरह लिख लो. वैसे मेरा ओपिनियन, मेरा मशवरा यही है कि जहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आए ना तो इस तरह रेशो में लिख लिया करो. इन 1 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 1.5 को 1 से डिवाइड करो तो 2/3. अक्सर कैलकुलेटर आंसर इस तरह दे देगा. लेकिन सर एमसीक्यू में और एमटीक्यू में तो वो अगर होल नंबर कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो कोई जरूरत नहीं है. जब वो आपसे कहेगा कि राउंड करना है तो आपने राउंड करना है फिर. ठीक है सर. ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकालें. नोट कर लिया ये चीज. स्टेप 3 पे आऊं. जी सर. ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मेट आना चाहिए. स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा? रेवेन्यू. रेवेन्यू कितना चार्ज होगा? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरी कितनी है? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय प्रोग्रेस. प्रोग्रेस कितनी है? 66.67 या 2/3, जो मर्जी कर लो. 2/3 करो तो कितना आएगा? या 66.67 कर लो तब भी कितना आता है? 4/3 आ जाएगा ना. 4/3 1.33. 1.33. अब प्रीवियस कोई कॉस्ट थी
ये तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू इस साल हुआ है, इसका मतलब पिछले साल का कोई रेवेन्यू नहीं है मेरा। अब इसमें से आपने लेस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारी? 1.5 मिलियन इनटू प्रोग्रेस फिर वही 2/3 या वही 66.67%, ये कितना आ जाएगा? 1.0 मिलियन। तो अब इसको माइनस करें तो आपके पास 0.33 मिलियन। दिस इज योर प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड होगा? 0.33 मिलियन का। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या आपका? स्टेप नंबर 4, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वैल्यू। फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू कैसे निकालनी थी? तो वो देखते हैं कि एसेट या लायबिलिटी है उसको कौन सी थी? कॉस्ट टू डेट, प्लस या माइनस ओवरऑल प्रॉफिट जो था उसका सर। कॉस्ट टू डेट इज 1.0 मिलियन। यस, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट 0.33 मिलियन एंड लेस अमाउंट और साइड लेस बिल टू डेट। billed to date, billed to customer, billed to customer या billed to date, billed to customer to up to the date। कस्टमर को कितने का बिल भेजा होगा आपने? लास्ट लाइन में उसने लिखा हुआ था, वहाँ पे लास्ट लाइन में लिख रहा था टू डेट बेकर हैज रिसीव्ड 1 मिलियन फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कितने पैसे रिसीव कर चुका है? 1 मिलियन। ये इसमें से माइनस करें तो आंसर कितना आएगा? 0.33 मिलियन। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलें जी, इसके सर तो इसमें हम आगे कैपिटलाइज नॉन करंट एसेट में 1 मिलियन डालेंगे और इसमें अमॉर्टाइज करेंगे, मतलब इसी तरह। हाँ जी, हाँ जी, सेपरेटली होएगा वो सारे से ना? हाँ वो सेपरेटली होगा नॉन करंट एसेट है। ठीक। सही हो गया। चलें कल इंशाल्लाह सैटरडे, कल जो है चैप्टर नंबर 8 जो है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने रिवीजन करनी है कल वो आ जाइएगा। चैप्टर नंबर 8 जिसमें IAS 41 है मेरे ख्याल में, एग्रीकल्चर है। इसके अलावा फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, IFRS 13 है उसके अंदर। और इसके अलावा उसमें मेरे ख्याल में आपके पास और कौन सा स्टैंडर्ड है? चेंजेस IAS 8 है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट है। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड हो रहा है। टोटल 4 स्टैंडर्ड थे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो ये 4 स्टैंडर्ड जो है इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे हम, और इन्हीं को मिला के फिर एक MTQ जो बनेगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। और लेकिन आप लोगों ने इसके जो है ये बुक में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सारे, ठीक है, इस चैप्टर के।